अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई जो है वो शहीद हो चुके हैं। और सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद से अब तक जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि ये अमरीका की बहुत बड़ी बरतरी है, कहीं ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये ईरान की जो है वो यानी इस चीज़ से ईरान का जो अज़म है वो अमरीका नहीं तोड़ पाएगा। बहरहाल तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सैयद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जो 36 साल से सुप्रीम लीडर थे, आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। अमेरिका और इसराइल इसको अपनी एक बहुत बड़ी फतह जो है वो करार दे रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की कि पूरी डिटेल के अंदर आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स बताऊं कि पहला तो ये कि सैयद अली खामनाई की शहादत कैसे हुई और इससे अमेरिका और इसराइल को क्या फ़ायदा पहुंचा या नहीं। पहला तो ये। दूसरा ये है कि इसके बाद जो पूरी आलमी दुनिया है, ख़ासतौर पर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए या होगा, या यानी कि इस किस्म की शहादत के बाद जो कि नाकाबिले यानी ये नाकाबिले मतलब ऐसी शहादत है कि जिसका रिप्लेस नहीं हो सकता। सैयद अली खामनाई जैसी शख्सियत वापस ईरान को और उम्मत मुस्लिमा को नहीं मिल सकती। अब वो क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी और अहम वजह कि आलमी दुनिया इस टाइम पे जो है वो किस तरीके का रिएक्ट कर रही है, खास तौर पे ईरान की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी क्या नाकामी थी। क्या अमेरिका और इसराइल वाकई इतने मजबूत थे कि वो इस तरह का जो है वो कार्रवाई करने में कामयाब हो गए, या इसमें ईरान की अपनी नाकामी थी, अपने ईरानी लोग जो है इसमें मुलविस थे। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता चलता है कि सैयद अली खामनाई साहब की जो शहादत है वो 1 मार्च को हफ्ते के दिन हुई, और ये उस टाइम पे हुई जब वो एक इजलास की सदारत कर रहे थे। और उस इजलास के अंदर ना सिर्फ सैयद अली खामनाई मौजूद थे बल्कि उनकी जितनी भी काबीना मौजूद थी, जितनी भी उनकी आर्म फोर्सेस के जो मेन जो लीडर्स थे वो मौजूद थे। तो इस टाइम पे अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक ऐसा एयर स्ट्राइक किया गया 1 मार्च हफ्ते के दिन सुबह 9:40 पर, जिसके अंदर सैयद अली खामनाई ना सिर्फ खुद शहीद हुए बल्कि IRGC यानी जो पासदार इंकलाब के गार्ड के जो सबसे बड़े आर्मी चीफ है वो इसमें चले गए, वजीर दिफा इसमें चले गए, इस तरह के एटमी साइंसदान के जो नाइब थे वो इसमें चले गए, और बेशुमार इसमें चले गए। और ना सिर्फ ये लोग बल्कि खामनाई साहब की जो फैमिली मेंबर्स है, जिनमें उनका दामाद, उनकी बहू, उनका पोता, और कहा जा रहा है उनकी अब जो है वो वाइफ की भी यानी उनकी जो जोज है उसकी भी खबर आ रही है कि वो भी इस हमले में जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये हमला कैसे हो गया। क्या इतना कमजोर है ईरान के अमेरिका ने आसानी उन पे जो है ये हमला कर दिया, और अमेरिका को आखिर से हासिल क्या हुआ। देखिए, पहली बात अगर हम खामनाई साहब की ना भी करें तो हम अगर इनकलाब के बाद ईरान को देखें तो इनकलाब से पहले जैसे ताल्लुकात थे ईरान के अमेरिका के साथ, तो अमेरिका आज भी चाहता था कि ईरान उसी ताल्लुकात को लेकर अमेरिका के साथ चले, ठीक है। लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद जो खुमैनी साहब ने जो एक 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ जो तहरीक शुरू की, और उसके बाद ये तहरीक बढ़ती गई, और फिर बाद में खामनाई साहब भी खुमैनी साहब के जो है वो हमनवा हो गए, और उसके बाद इस तहरीक ने जब जोर पकड़ा तो इनकलाब ईरान जो है वो 79 में बर्पा हो गया। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद जो है इमाम खुमैनी जो है वो इस दुनिया से रहलत फरमा गई, यानी वो उनकी जो है वो मौत हो गई। उसके बाद सैयद अली खामनाई जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चलूँ कि सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई साहब थे, ये पिछले 36 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। इससे पहले ये ईरान के सदर भी रह चुके थे, ठीक है। 1981 से 1986 तक ये ईरान के सदर रहे थे। उसके अलावा अगर इनके बारे में देखा जाए तो ईरान इराक जंग के अंदर भी इनका एक बहुत अहम रोल था। इन्होंने ईरान इराक जंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और फिर 1989 के बाद जब खुमैनी साहब दुनिया से चले गए तो ये जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। अब 36 साल से एक शख्स जो ईरान का सुप्रीम लीडर था, कि यानी कि देखिए, मैंने आपको बताया ना कि शुरू से जो है अमेरिका पाबंदियां लगाया हुआ है 79 के बाद, लेकिन आज अमेरिका ने आखिर ऐसा, यानी इससे पहले अमेरिका के सदर आए, जो बाइडन आए, बिल क्लिंटन आए, बराक हुसैन ओबामा आए, ट्रंप का पहला दौर गुजरा, ये सेकंड उसका दौर चल रहा है, तो अभी उसने हमला क्यों किया। देखिए, जहां तक ईरान की बात है, यानी दुनिया में हर मुल्क को अपनी जो है वो यानी अपनी खुद मुख्तारी जो है वो बहुत ज्यादा अजीज होती है, चाहे ईरान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। लेकिन ईरान चूंकि वो अमेरिका से उसने टक्कर ली हुई थी, और अमेरिका बेसिकली रिजीम चेंज वहां पे करवाना चाहता है, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज जो है वो होना चाहिए और हम रिजीम चेंज करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका चाहता है कि जो इनकलाब से पहले ईरान के अंदर हुकूमत थी वो हमारे पास जो है वो वापस आ जाए, यानी हम किसी कठपुतली को वहां पे बिठा दें जो कि हमारे इशारों के मुताबिक ईरान के तमाम मामला को तय करे। अब ये कहा जा रहा है कि यार अमेरिका ईरान को
एटमी पावर बनने से रोक रहा था, कोई कह रहा है कि अमेरिका शायद ईरान का तेल जो है वो कब्जा करना चाह रहा था, जैसे उसने वेनेजुएला का किया। कोई यहाँ पे ये कह रहा है कि अमेरिका जो है, चूंकि पाकिस्तान का बॉर्डर उससे लगता है, इसराइल अमेरिका नेक्सस था, उसकी वजह से उसने किया। ये तमाम बातें भी पॉइंट्स कहीं ना कहीं हैं, लेकिन मेन वजह है रिजीम चेंज। यानी रिजीम चेंज से मुराद के ईरान ये चाहता था कि किसी तरह से, और अब भी ये चाह रहा है कि किसी तरह से अपनी हुकूमत वो वहां पे कायम कर ले, किसी ऐसे शख्स को वहां बिठा ले कि जो अमेरिका के और इसराइल के इशारों पे चले। अगर वहां पे रिजीम चेंज हो जाता है तो जाहिर है अमेरिका तो फिर अपनी तमाम चीजों में कामयाब हो गया। तो यानी कि जब उसका अपना शख्स, यानी कि कोई ऐसा बंदा वहां पे हुक्मरान बन जाए, यानी उसके हाथ में ईरान की भागदौड़ आ जाए जो अमेरिका और इसराइल के इशारों पे चले, फिर तो अमेरिका को और क्या चाहिए? फिर तो ना रिजीम चेंज की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मुआहदे की जरूरत पड़ेगी, ना एटमी पावर की जरूरत पड़ेगी, बल्कि जो मिसाइल पावर है उसको भी जो है वो अमेरिका खत्म कर देगा। और अमेरिका चाहता भी यही है कि किसी तरह से रिजीम चेंज हो। इसी वजह से अमेरिका ने जो है उनकी तमाम जो बड़ी लीडरशिप है उनको शहीद कर दिया है। और ये बार बार अमेरिका कह रहा है कि अब जो है वो ईरान में बाकी कोई नहीं रहा है, फैसला करने वाला कोई नहीं रहा है, मिलिट्री लीडरशिप उनकी कोई नहीं रही है। अब जवानों को जो है वो हथियार डाल देने चाहिए, जो उनकी फौज है, जो पासदार इंकलाब है, उनको जो है वो हथियार डाल देने चाहिए और मेरी बात मान लेनी चाहिए। तो ये बेसिकली अमेरिका का मकसद है, सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज। और अमेरिका चाहता है कि मैं किसी तरह से रिजीम चेंज करके उसको जो है वो हासिल कर लूं, ईरान की तमाम भागदौड़ मेरे पास आ जाए, चूंकि अमेरिका को ईरान से खतरा है। अब पहली तो वजह यह है कि सिर्फ रिजीम चेंज इसलिए वो चाहता है ताकि उसकी भागदौड़ उसके पास आ जाए और जो है फिर वो जो मर्जी है चाहे वो कर सके। ये तो एक मेन रीजन है रिजीम चेंज करवाने का अमेरिका में। वो यही चाहता है कि इनकलाब से पहले जो ईरान था वो अब भी मेरे पास आ जाए और उसी तरह से जो है वो जो है मैं उसकी भागदौड़ संभालूं, यानी एक बंदा वहां बिठा दूं जो मेरी मर्जी के मुताबिक ये तमाम फैसले करे। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। दूसरी अहम वजह यह कि यहां पे ईरानी इंटेलिजेंस की नाकामी किस लिए जो है वो सारी दुनिया कह रही है। और जहां पे हम ये मान रहे हैं कि सैयद अली खामनाई साहब ने एक बहुत बड़ी शहादत हासिल की, बहुत कम लोगों को इस तरह की शहादत नसीब होती है, और राय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे वो चले हैं, राय हुसैनी पे वो चले हैं, यजीदियत के आगे वो नहीं झुके। यानी कि ट्रंप ने, अमेरिका ने, इसराइल ने उनकी जान ले ली लेकिन उनको अपने आगे झुका नहीं सके। तो दूसरी तरफ जब हम ये मानते हैं तो दूसरी तरफ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अमेरिका और जो इसराइल है उनकी इंटेलिजेंस की ये किस तरह किस्म की शेयरिंग थी, यानी कि उन्होंने इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर किस तरह से सैयद अली खामनाई को कैप्चर किया, उनको शहीद किया। देखें ये चीज कही जा रही है काफी अरसे से कि जब भी ईरान के किसी भी अजीम लीडर को मारा है या अजीम शख्सियत पे अमेरिका ने कोई हमला किया है तो वहां पे ईरान के जो अपने लोग हैं कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं। जैसे कर्नल जनरल कासिम सुलेमानी को जब इराक में ड्रोन में मारा गया तो बाद में पता चला कि उनका अपना जो एक मुहाफिज था, एक गार्ड था, वो उसके अंदर जो है वो मोसाद का एजेंट था, यानी उसने उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। आज भी कहा जा रहा है कि खामनाई साहब की जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अंदर के लोगों ने दी है और खामनाई साहब को यानी ऐसा ओपनली तौर पे अमेरिका तो 6 महीने से कोशिश कर रहा था उनको ट्रेस करने की, लेकिन वो ट्रेस नहीं कर सका। लेकिन आज हफ्ते के दिन जो है उसने जो इसराइल ने स्ट्राइक किया, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हफ्ते का दिन ऐसा दिन होता है खासतौर पर यहूदियत के अंदर कि उस दिन वो किसी किस्म का, खासतौर पर उसको शबात का यानी शबात का नाम दिया जाता है। शबात का मतलब यह है कि उस दिन उस दिन यहूदी किसी किस्म का ऐसा काम नहीं करते, यानी ना कोई लोहे की छेड़ते, ना किसी किस्म की कोई जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करते, यानी वो दिन उनका बिल्कुल रेस्ट का दिन कहा जाता है। उस दिन यहूदी अकीदे के मुताबिक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता कि जिससे जो है वो कोई एक्टिविटी सर अंजाम दें या किसी लोहे को हाथ लगाएं या किसी भी किस्म की फिजिकल काम करें। लेकिन उस दिन इस तरह का स्ट्राइक करना ना सिर्फ यहूदियत ने अपने खिलाफ, ये जो अपने अकीदे के खिलाफ नेतन्याहू ने काम किया, बल्कि खामनाई साहब की जान भी ले ली। तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मिलती है, जो कि बार बार इसराइल भी कह चुका है कि, और अमेरिका भी ये कह चुका है कि ईरान के अंदर ईरान से ज्यादा हमारे लोग हैं। यानी कि वो बार बार ये कह चुका है कि मोसाद के एजेंट ईरान में शामिल हैं, चाहे हसन नसरुल्लाह की शहादत ले लें, चाहे कासिम सुलेमानी की शहादत ले लें, चाहे सैयद अली खामनेई की आप शहादत ले लें, इस्माइल हानिया की ले लें, इब्राहिम रईसी की ले लें, और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, और जनरल बाकरी की ले लें, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं ईरानी इसके अंदर शामिल हैं, जिसकी वजह से ये चीजें सामने आती है। और जब जून में ये जंग हुई तो उसके सामने हमें वाज़ेह मिला कि उसके अंदर कितने अफगानी एजेंट शामिल थे, ईरानी अपने एजेंट्स शामिल थे जो कि मोसाद के साथ मिले हुए थे और ईरान के खिलाफ जो है वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ईरान की एक इंटेलिजेंस नाकामी हमें नजर आती है कि जून जुलाई की जंग के बाद भी ईरान की अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो इतनी कामयाब नहीं हुई, उन चीज को कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुई कि मोसाद के एजेंट कहाँ कहाँ ईरान के अंदर मौजूद हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि सैयद अली खामनाई साहब को जब शहीद किया तो उसके बाद जो ईरानी मीडिया है और जो ईरान के अपने लोग हैं उनको जो उनकी डेड बॉडी है, जो उनकी मैयत है, उसके बारे में इतनी इत्तला नहीं थी कि जितनी नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को, राइटर्स को, दी इसराइल टाइम्स को, न्यूयॉर्क टाइम्स को इसकी इत्तला मिल गई थी कि वो शहीद हो चुके हैं। बल्कि इवन यहाँ तक
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि उनके पास उसकी वीडियो और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो तक पहुंच गई हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो जो जिस तरह के उन्होंने मिसाइल मारे सैयद अली खामनाई साहब के कंपाउंड के अंदर, क्या उसके साथ कैमरे लगे हुए थे या वो पिक्चर सैटेलाइट से ली गई थी? लेकिन इस चीज को जो डिफाई तज्जियाकार है वो कह रहे हैं कि यह नामुमकिन है कि किसी जो है वो मिसाइल के साथ या किसी बम के साथ कोई कैमरा नस्ब हो जो इतनी आसानी से उनकी जो है वो तस्वीर ले ले या सैटेलाइट के जरिए तस्वीर ली जाए। बल्कि इसकी हकीकत यह है कि वहां पे कोई ना कोई ऐसी शख्सियत थी जो सैयद अली खामनाई के बहुत करीब थी, जो कि इसराइल मोसाद के साथ जो है वो मिली हुई थी। और इसके ऊपर CIA ने जो बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की, उसने ये कहा है कि चूंकि CIA 6 महीने से इसके सैयद अली खामनाई की नकलो हरकत के ऊपर जो है वो नजर रखी हुई थी, लेकिन जैसे उसको क्लू मिला कि हफ्ते के दिन वो एक इजलास की सदारत करने वाले जिसमें सिविल लश्करी सब लोग शामिल हैं, तो उसके ऊपर उसने फौरन इसराइल को ये चीज शेयर की और उसके बाद इसराइल ने हमला किया और उनकी जान ले ली सैयद अली खामनाई की। तो इसमें अगर आप इसराइल और अमेरिका को जो है वो हम ये कहें कि यार इसकी काबिलियत है, तो उससे ज्यादा हमें ये कहना चाहिए कि ये ईरान की अपनी नाकामी है, उनके लोगों की गद्दारी है या उनके अपने लोगों की ऐसी हरकत है कि जो कि इसराइल और अमेरिका को फायदा पहुंचाती है। और इस तरह से सैयद अली खामनाई जो ना काबिल तलाफी नुकसान हुआ ईरान का, उम्मत मुस्लिमा का, उसके अंदर ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी है। तो ये चीज भी हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। अब तीसरी वजह ये होती है कि आलमी दुनिया जो है वो यहाँ पे कहां पे खड़ी है, आलमी दुनिया का इस पे क्या रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान का जो एक इस्लामी एटमी पावर मुल्क है उसका क्या रद्द-ए-अमल था, रूस का क्या रद्द-ए-अमल था, चीन ने इस पे क्या कहा, मोदी ने इस पे क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतनी आसानी से जो है इस पे खुश हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल और जो इंडिया है इनका एक नेक्सस है, यानी मोदी और नेतन्याहू ये दो ऐसी शख्सियात हैं इस टाइम पे मौजूद दुनिया के अंदर कि दोनों के एम्स एक जैसे हैं, दोनों की पॉलिसियां एक जैसी हैं, दोनों की तालीमात एक जैसी हैं, दोनों के नजरिए एक जैसे हैं। एक एंटी मुस्लिम है तो एक एंटी इस्लाम है, वैसे तो दोनों ही एंटी इस्लाम है क्योंकि एक जियोनिज्म है और दूसरा हिंदूनिज्म। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अभी जब जो नेतन्याहू साहब से मोदी साहब की मुलाकात हुई तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि चूंकि जो इसराइल है वो फादर ऑफ ऑल नेशंस है और इंडिया जो है वो मदर ऑफ ऑल नेशंस है, तो इससे चीज वाज़ेह होती है कि दोनों का मकसद ये कि ऑल नेशंस का मकसद ये है कि तमाम मुल्कों पे उनका कब्जा, और दूसरा जो इनका अहम मकसद है वो ये है कि इसराइल जो है वो यानी ग्रेटर इसराइल जो है वो बनाना चाहते हैं। यानी उनका ये मानना है कि जितने भी ममालिक है, चाहे वो तुर्की है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लीबिया है, जितने अरब गल्फ कंट्रीज है, मिडल ईस्ट है, ठीक है, ये तमाम जो है ये इसराइल का ग्रेटर इसराइल का एक मिशन है और वो ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है सब पे कब्जा हो जाए। और उसकी मिसाल हमें मिलती है, ज़ायनस ने लीबिया पे हमला किया, इराक पे लीबिया किया हमला किया, शाम पे इसराइल ने हमला किया, दूसरे ममालिक पे हमला किया, अब ईरान पे वो पहुंच गया। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर खुदा न खास्ता जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा टारगेट पाकिस्तान है, यानी नेक्स्ट जो है वो जो है हम पाकिस्तान पे जो है वो हमला करेंगे। और इनडायरेक्टली वो बार बार ये बात कह चुके हैं, ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। दूसरी तरफ मोदी साहब का भी यही है कि वो भी बार बार कहते हैं कि अखंड भारत, यानी एक तरफ इसराइल दी ग्रेटर इसराइल का एक नारा, दूसरी तरफ अखंड भारत, यानी कि ये तमाम जो जितनी मुस्लिम ममालिक है, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, वो कहते हैं ये अखंड भारत है, यानी ये कि अधूरा जो है इंडिया अधूरा है अगर इन तमाम जगहों को अपने कब्जे में नहीं ले लेता। अब ये कौन सी जगह है, ये भी वही तमाम मुस्लिम ममालिक जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और तुर्की, ये तमाम ममालिक जो है इंडिया कहता है ये अखंड भारत, यानी इन सबको मैं अपने अंदर जज्ब करूंगा, यानी ये तमाम मेरी जुरिडिक्शन में आ जाएंगे। और वो तब जाके जो भारत माँ का उनका एक, यानी वो जो मदर ऑफ नेशंस है, उसका जो मतलब है वो इन तमाम कंट्रीज पर कब्जा करने का है। तो यहां से हमें समझ आता है कि नक्सिस जो इन दोनों की एक कंबाइन है, इसराइल की और इंडिया की, इन दोनों मिलके ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बल्कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से तमाम ममालिक पर कब्जा हो जाए। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर ईरान जो है वो खुल के जो है वो जवाब दे रहा है, अमेरिका को भी, इसराइल को भी, इवन इंडिया को भी उसने जवाब दिया। इस वजह से ये जो इसराइल और इंडिया का नेक्सिस है ये मुस्लिम ममालिक के खिलाफ है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर मोदी ने और नेतन्याहू का कंबाइन एक जो टाइज है वो सामने आया और उसके अंदर ये चीज हमें मिल रही है कि वो दोनों अफगानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक तरफ पाकिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान के साथ छेड़ा हुआ है और ये अफगानी ज़ाहिर नमक हराम है, आपको पता है। और अफगानियों की ये एक ख्वाब भी रह जाएगा कि वो पाकिस्तान को या अफवाज पाकिस्तान को कोई चैलेंज दे सकते हैं या उनका कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उनका ख्वाब भी रह जाएगा। और ये उनकी कम इल्मी है, बेअक्ली है कि
कि वो एक इसराइल या भारत के इशारे के ऊपर पाकिस्तान से जो है वो पंगा ले रहे हैं, और जाहिर है अब तक उन्होंने मुंह की ही खाई है। अफवाज पाकिस्तान ने जो उनका शर किया वो सारी दुनिया के सामने है। तो याद रखें कि भारत और इसराइल का एक ही मकसद है, किसी तरह से इन ममालिक को पे कब्जा करना, और ईरान भी उसकी एक कड़ी है। क्योंकि उसकी वजह यह कि जब ईरान का रिजीम चेंज हो जाएगा और इसराइल, अमेरिका और इंडिया जब ईरान में आके बैठ जाए, क्योंकि अमेरिका इनडायरेक्टली जब वो यहां पे आके बैठ जाएंगे तो जाहिर उसका नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे भी कब्जा करेंगे, इसको खत्म करेंगे, उसका एटमी पावर खत्म करेंगे। ये चीजें हमें बार बार इसराइल और इंडिया की तरफ से मिल रही हैं। तो याद रखें कि आज जो सैयद अली खामनेई को शहीद किया गया है, यानी ईरान को डिस्टेबलाइज किया गया, पूरी कोशिश है कि ईरान के हालात ऐसे हो जाए कि ईरान के अंदर जो है वो बचने का मौका ना मिले किसी को, और पूरा ईरान उनके कब्जे में आ जाए। तो उसका बेसिकली मकसद यह कि ईरान के बाद पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि लीबिया, शाम और जितने दूसरे ममालिक हैं उन तमाम के अंदर, शाम में तो अपनी हुकूमत ला चुके हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की, तो जितने भी ममालिक हैं उन सब पे आहिस्ता 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 कब्जा करके अब वो ईरान तक कहां पहुंचे, क्योंकि उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान ऐसा मुल्क है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि एक इस्लामी ताकत है, जो कि एक मजहब के नाम पे जो उनके अंदर जज्बा है, जो कि एटमी ताकत ना होने के बावजूद अमेरिका और इसराइल को जवाब दे रहे हैं। तो उनका बेसिकली मकसद यह है कि किसी तरह से वहां पर रजीम चेंज हो जाए। उसके बाद हम ईरान को, ज़ाहिर आप देख लें, वो बमबारी किए जा रहे हैं, और ईरान को गैर मुस्तहकम करने की रोज बरोज जो इस टाइम में वीडियो बना, और इस टाइम पे भी वहां पे जंग जारी है, और वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह ईरान को इतना कमजोर कर दें कि ईरान हमारे कब्जे में आ जाए। उसके बाद हम ईरान में आके बैठ के उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हम फिर या पाकिस्तान या फिर तुर्की या भी जितने भी मुस्लिम ममालिक है उनको हम टारगेट बनाएं। तो याद रखें कि सैयद अली खामनेई साहब की जो ये शहादत है, जो वो शहादत के ओहदे पे फाइज हुए, वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा मनसब उनको मिला है, बल्कि उनकी शहादत के साथ ही ना सिर्फ ईरान के को एक चैलेंज मिल गया है, वापस उनको जो है मुस्तहकम होने के लिए टाइम लगेगा जाहिर है, लेकिन ये इशारा पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान को इस पर क्या फैसला लेना है ये जाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान का एक फैसला होगा, लेकिन जो इसराइल का जो एक मिशन है वो खुल के हमारे सामने, जो इसराइल की एक सोच है वो हमारे सामने है, इंडिया की जो एक सोच है वो हमारे सामने। तो सैयद अली खामनेई साहब की जो शहादत है उससे ईरान को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी ये खतरनाक है, और जाहिर है इसराइल और इंडिया का जो एक गठजोड़ है वो अफगानिस्तान के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अफगानिस्तान को वो पैसा और उसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ यानी मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, और इस टाइम पे ईरान और अफगानिस्तान दोनों के अंदर हालत है जंगे। तो इसके पीछे जो इसराइल है वो और भारत दोनों मौजूद है। तो सैयद अली खामनेई साहब की शहादत जाहिर एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है सारी दुनिया के लिए, और एक ऐसी हस्ती से यानी कि आलम इस्लाम जो है वो महरूम हो गया, जो कि जिसका कोई रद्द बदल नहीं है, ठीक है, जिसके आप रिप्लेसमेंट आपको उसकी नहीं मिल सकती। लेकिन साथ ही साथ जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, और रिजीम चेंज का बेसिकली मकसद ये है कि किसी तरह से रिजीम चेंज करके वहां पे इसराइल और इंडिया और जो अमेरिका है उसके मर्जी की वहां हुकूमत आ जाए, और फिर उसके बाद वो जो दी ग्रेटर इसराइल का मिशन है और जो अखंड भारत का मिशन है, इन दोनों को जो है वो स्प्लिट करें, और किसी तरह से जो मुस्लिम मालिक है उसको कैप्चर करें, खासतौर पे पाकिस्तान जो कि एक एटमी ताकत है उसको कैप्चर करने की उनकी जो एक सोच है वो खुल के सामने आ रही है। तो याद रखें कि सैयद अली खामनेई साहब की आज की शहादत जो है वो ईरान के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम मालिक के लिए भी बहुत खतरनाक है, और इस शहादत के बाद जहां ईरान के ऊपर एक चैलेंज है वहां पे मुस्लिम मालिक के लिए भी एक चैलेंज है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।